पहले रिवाइज कर लेते हैं अपन फटाफट से। कंसेप्ट नंबर वन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर आप हम लोगों ने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी, और हम लोगों ने डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट, अगर आप लोग ये बता सकते, टू अंडरस्टैंड डोमेस्टिक इनकम। So we studied domestic territory in order to understand domestic income, and domestic territory refers to the, अगर आप लोग बता सकते हो तो guys, domestic territory refers to the political frontiers of our country. अब कितने चीजों को इंक्लूड करना था इसके अंदर? तो 3 वो चीज है जो इंडिया मैप के बाहर है, पर विल स्टिल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक, एंड दो चीजों को एक्सक्लूड करना है। जो चीज इंडिया के अंदर है पर हमें इंडिया का पार्ट नहीं माना। अब क्या क्या 3 चीजों को इंक्लूड करना है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। Embassies, military establishment, and what guys? Councils of our country located where guys? Abroad. Of our country located abroad. ठीक है। दूसरा चीज जिससे हमें इंक्लूड करना है, अगर आप ये जल्दी से बता सकते हो, फिशिंग वेसल्स। 3 एक्टिविटी था यार, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फिर क्या है जल्दी जल्दी बोलिएगा? फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये सब किधर लोकेटेड, अगर आप बता सकते? एकदम सही, इट इज लोकेटेड इन इंटरनेशनल वाटर बॉडीज, जहां पे अपने पास एक्सक्लूसिव राइट्स। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म किधर लोकेटेड है गाइस? जल्दी से बताइए। जहां पे हम लोग के पास क्या राइट्स है? एंड द तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय द रेसिडेंट्स। कौन ओन करना चाहिए? रेसिडेंट। तो अपना कंट्री का रेसिडेंट, अगर कोई शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन करता है एंड इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, तो भी ये अपना कंट्री का ही पार्ट माना जाएगा। चलो पहले बोलो, क्या ये सब याद है आप लोग को? गाइस रिप्लाई कम होने से क्लास नहीं होगा, क्लियर है? कैन आई प्रोसीड अहेड? और कितने चीजों को एक्सक्लूड करना है? चलिए बोलिए। एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड व्हाट? काउंसिल of countries located in our, of other countries located in our country. बोलिए समझ आया या नहीं? और एक चीज को और हटाना है, this international organization belongs to, बोलिए कि आप इतना क्लियर है क्या? इस चीज वेट कर रहा है आप लोग का, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब हम लोगों ने डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा टू अंडरस्टैंड व्हाट? डोमेस्टिक इनकम। तो इस डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट जो भी है, इसमें जो भी इनकम कमाया जाएगा उस इनकम को क्या इनकम बोला जाएगा? तो कंसेप्ट ये हो गया कि डोमेस्टिक इनकम इज बेसिकली जो भी इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, जो भी इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इंडिया मैप में कमाएगा, उस इनकम को हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। तो जो भी इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इंडिया मैप में कमाएगा, उस इनकम को अपन बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। मतलब इंडिया मैप का मतलब क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर। का पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी रुपया कमाया जाएगा, कोई भी कमाए, दैट इज इररिलेवेंट, उन सारे इनकम को अपन डोमेस्टिक इनकम बोलेगा।
क्या आपको एक क्लियर हो गया पूरा? वापस बोलना है, समझ आ गया? आंसर कम आएगा इस सब लोग। कैन आई प्रोसीड अहेड? अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। What was our concept number 2? अगर आप लोग सब मिलके बोल सकते हो तो प्लीज। हम एक बार पूछेगा ना, will expect everyone to participate. What is concept number 2? नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। क्या समझने के लिए अगर आप ये बता सकते हो तो गाइस हमको ये आता है और हम रिवाइज आपके लिए करवा रहे हैं। लास्ट टाइम बोल रहे हैं बोलने के लिए, और इसके बाद हम बोलने बोलने में सीधा क्लास के बाहर निकालेगा, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या है कंसेप्ट नंबर 2? व्हाई आर वी स्टार्टिंग नॉर्मल रेसिडेंट? अब नॉर्मल रेसिडेंट का डेफिनेशन में दो लोग था, अगर आपको याद है तो नॉर्मल रेसिडेंस बेसिकली रेफर टू इंडिविजुअल और कितना कंडीशन है, ये मेरा क्वेश्चन है। सुनाई नहीं दिया मेरे को? तो देयर आर 2 कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या, अगर आप लोग बोल सकते हो? ऑर्डिनरीली resides in our country. So it ordinarily resides in our country. And second condition is center of economic interest lies in our country. Center of economic interest lies in our country. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो उस इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन को नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? 100%? रिपीट करना है, क्लियर है? What do you mean by ordinarily reside in our country? Not less than, मतलब 1 साल से ज्यादा। हो गया यहाँ तक क्लियर? थोड़ा आंसर करो फटाफट से, कुछ पूछ रहा है तो। इसमें कितना पॉइंट्स याद रखने वाला था हम लोगों को, अगर आप बता सकते हैं? 6। सबसे पहला पॉइंट, चलो बोलना शुरू करो। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन will always be considered as non-resident. हो गया क्लियर? मतलब इसका इनकम नेशनल इनकम नहीं माना जाएगा बिकॉज दे आर नॉन रेसिडेंट। क्या ये क्लियर है सबको? सेकंड पॉइंट सब मिलके बोलेंगे बढ़िया फुल एनर्जी के साथ। हम चाहते हैं आपको घर में नहीं पढ़ना पड़े, उसके लिए बार बार रिवाइज करवाते और बोलना पड़ेगा आपको। उसके लिए एम्प्लॉइज ऑफ व्हाट मेरा भाई लोग? एम्प्लॉइज ऑफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दे विल बी कंसिडर्ड एज द resident of the country from where they belong. तो जहां से आया है उन लोग वहां का रेसिडेंट माना जाएगा, प्रोवाइडेड दे स्टे इन आवर कंट्री, प्रोवाइडेड दे स्टे इन आवर कंट्री फॉर लेस देन 1 year। अगर वो हम लोगों का कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहने लग गया तो वो हम लोगों का कंट्री का रेसिडेंट माना जाएगा और उसका इनकम हम लोगों का नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। क्लियर? कैन आई प्रोसीड अहेड? रिप्लाई कम आ रहा है गाइस? क्लियर है नहीं है? क्लियर बोलो ना फटाफट से। पहला पॉइंट बोलो सब लोग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप बोलेगा? नॉन रेसिडेंट। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम वेयर दे बिलोंग। अगर चाइना से तो चाइना का रेसिडेंट है, लेकिन अगर वो हम लोग का कंट्री में 1 साल से रहेगा तो हम लोग का कंट्री का रेसिडेंट बन जाएगा। क्लियर हो गया? याद हो गया एक एक चीज यहां तक? पॉइंट नंबर सी, फॉरेन टूरिस्ट। क्या करने आया है इन लोग? मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पोर्ट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। इन लोगों को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? They will always be considered as non-resident. Point number, अब कमर्शियल ट्रैवलर, स्लो जा रहे हैं। कमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल वर्कर्स, crew member of foreign vessels, crew member of foreign vessels। इन लोग सबको भी क्या मानना है? Provided they stay for less than 1 year, provided they stay for
लेस देन 1 ईयर। लर्न हो गया यहाँ तक? 4 पॉइंट हुआ है, 2 और बचा है। रिदम में आता है पॉइंट नंबर ई, border workers will be the resident of the country from where they belong, from where they stay, not where they work. अब आई थिंक इतना आपके दिमाग में पूरा चला गया होगा मेरे हिसाब से। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ, और आपको लास्ट पॉइंट याद होना चाहिए एकदम ये, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, तो एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं, द फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, इन लोग हमेशा नॉन रेसिडेंट रहेगा, कितना भी टाइम रह ले, ऑलवेज नॉन रेसिडेंट। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? ये हम लोगों का आंसर है नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में। पर व्हाई डिड वी स्टडी नॉर्मल रेसिडेंट? तो अब हम लोग को लिखना है नेशनल इनकम क्या होता है। चलिए बोलिए। जो भी इनकम रेसिडेंट इंडिया या इंडिया के, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? जो भी इनकम रेसिडेंट इंडिया या इंडिया के बाहर कमाएगा। बताइए समझ आया नहीं आया? क्या क्या चीज हो गया हम लोगों का? नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, उसका रिलेटेड कंसेप्ट हो गया। डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, नॉर्मल रेसिडेंट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट था इनकम क्या होता है। अब डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम बोल रहे हैं, पहले हमें ये समझाइए इनकम होता क्या है इकोनॉमिक्स में। दैट विल बी आवर कंसेप्ट नंबर 3। और आई बिलीव ये सारा कंसेप्ट आपके कॉपी में A to Z लिखा हुआ है ऑलरेडी, तीनों का समरी बनाया हुआ है। कंसेप्ट नंबर 3, इकोनॉमिक्स में इनकम 2 तरह का होता है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम है जो हम लोग अर्न करते हैं। अर्न कौन करते हैं, अगर आप लोग बता सकते हैं? by the factors of, by rendering factor services in the production process. ठीक है? It is what kind of a concept? And it is that income which is included in, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो मैं से पूछेगा फैक्टर इनकम का एग्जांपल बता दीजिए, तो बता देते हैं। रेंट, रॉयल्टी, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारा फैक्टर इनकम माना जाता है। रिमेंबर दैट प्रॉफिट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम है व्हिच इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस, बिना फैक्टर सर्विसेज रेंडर करे बिना आप जो इनकम कमाते हो उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। It is what kind of a concept? Unilateral or received concept. क्या ये नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में है क्या? तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक। मतलब जब मैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बोल रहा हूं, मैं कौन सा इनकम का बात कर रहा हूं? फैक्टर इनकम। समझ आ गया होगा? कोई डाउट? लर्न हो गया आप लोगों को क्लास के अंदर पूरा? नहीं तो इतना क्लासेस का फायदा नहीं। लर्न हुआ वो जरूरी सबको? कोई डाउट? श्योर? अब मैंने आप लोगों को बोला था, आपको पता है ट्रांसफर इनकम 2 तरह का होता है। एक एक चीज याद रखना पड़ेगा यार। करेंट ट्रांसफर एंड व्हाट? ठीक है यहाँ तक? अब करेंट ट्रांसफर आर दोस ट्रांसफर विच आर made out of the income. Capital transfer are a transfer which are made out of the wealth. बहुत ही बढ़िया। तो मतलब आपको जो पॉकेट मनी मिल रहा है ना, वो करंट ट्रांसफर। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रहा है, करंट ट्रांसफर। समझ आ गया? और कोई आप एसेट खरीद रहे हैं, उसके लिए फ्री में रुपया मिल रहा है, आपको गिफ्ट में मिल रहा है, एसेट टाइप कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर आर व्हाट इन नेचर? Irregular in nature.
ये हो गया हम लोग का irregular in nature. Current transfer are meant for consumption. It is meant for consumption. क्या आपको यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत? गाइस आप लोग का वेट कर रहा हूँ, क्लियर है नहीं है? क्लियर पूरा बैच? अब इसी नोट पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है मेरा भाई। ये डेफिनेशन को अब ठीक करते हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? जो भी फैक्टर इनकम, स्लो इसको डेफिनेशन को इजी करते हैं, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट, काम का वर्ड लिख रहे खाली, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इंडिया में, बस इतना ही लिख रहे हैं इंडिया में। तो किधर? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इंडिया। इंडिया मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। नेशनल इनकम, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट इंडिया या इंडिया के बाहर, रेसिडेंट इंडिया या इंडिया के बाहर कमाए, इंडिया या इंडिया के बाहर। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? Why have the written factor income? आपको समझ में आया? क्योंकि ट्रांसफर इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनकम। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? आई थिंक मेरे कॉपी के अंदर लास्ट पॉइंट करेंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर लिखा हुआ है। तो आपको पॉइंट नंबर कौन सा जाएगा ये अगर आप बता सकते हैं? 10। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 10 कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है। हम बोर्ड से जानबूझ के हटा रहे हैं क्योंकि आप जब लिख रहा मेरे को बोलेगा और लिखेगा, साथ में लर्न हो जाएगा। ब्रो बुक है? Guys, domestic income dash, domestic income dash, एग्जैक्टली बोलिए प्लीज। जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इंडिया में, बस इंडिया में, इतना काफी लिखना है प्लीज। पॉइंट नंबर 10 में लिखना है, ये समरी कॉपी में चल रहा है अपना सब कुछ, समरी पॉइंट्स है। डोमेस्टिक इनकम, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट, जो भी इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इंडिया में चलेगा, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इंडिया। अब आप उसी पॉइंट के अंदर लिखिएगा नेशनल इनकम, सेम पॉइंट के अंदर नेशनल इनकम, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट इंडिया या इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर कमाएगा, दैट्स ऑब्वियस इनकम है। तो क्या लगता है हुआ? आप लोग से बात कर रहे हैं, क्लियर है आप लोग? कोई डाउट? आगे बढ़े, लिखना बंद करिएगा और सुनिएगा। ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने देखो बोर्ड पे जो लिखा है वो लिख लिया होगा, यस या नो? अब मैं नीचे लिखूंगा कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम रेसिडेंट इंडिया। तो जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट इंडिया में कमाता है उस वो कॉमन है दोनों में। अब समझा? तो फैक्टर इनकम जो रेसिडेंट इंडिया में कमाता है दोनों में कॉमन है, डोमेस्टिक में भी है नेशनल में भी। अब दोनों निकालेगा दोनों में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक्स्ट्रा कंपोनेंट, अब एक्स्ट्रा कंपोनेंट एक एक करके लिख रहे हैं।
एक्स्ट्रा कंपोनेंट, डोमेस्टिक इनकम का एक्स्ट्रा कंपोनेंट का बात करें। फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट इंडिया में, डू यू एग्री विद दिस? तो जो भी फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट इंडिया में कमाता है उसे हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का एक्स्ट्रा कंपोनेंट बोलते हैं फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट इंडिया में कमाते हैं। डैश देखे हो सके तो बोर्ड में लिखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या बोलते हैं इसे हम? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो भी फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट इंडिया में कमाते हैं वो उसे अब्रॉड लेके जाएगा, इसे बोलते हैं फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। So what do you mean by domestic income, guys? जो भी फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट इंडिया में कमाता है, क्लियर है? इसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इज दिस ओके? अब एक्स्ट्रा कंपोनेंट किसका लिखना है मेरे को? फैशनेबल। फैक्टर इनकम रेसिडेंट इंडिया के बाहर, इसे हम क्या बोलेंगे अगर आपको याद है तो? फीफा डैश फैक्टर इनकम फ्रॉम। हमने डिराइव किया है दोनों, क्या मेरे को आपको लगता है समझ में आया है या नहीं बताइएगा? क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? So you got the meaning of FIFA and FITA, guys? ये कौन सा पॉइंट नंबर था हम लोग का? 10। नया फ्रेश पॉइंट था ये, पॉइंट नंबर 11। तो मैंने आपको दो वर्ड समझा दिया। फीफा क्या होता है, फीटा क्या होता है? फीफा होता है जो रेसिडेंट इंडिया के बाहर कमा रहा है, फीटा क्या होता है? जो नॉन रेसिडेंट इंडिया में कमा रहा है। क्लियर है? तभी हम 11 पॉइंट लिखेगा। हम पूरा बैच से कुछ पूछा है, श्योर है? आइए अब लिखते हैं नेक्स्ट। NFIA क्या था इसका फुल फॉर्म? काम करो, NFI लिख के ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम, क्योंकि एक और तरह का NFI एग्जाम में दे सकता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और मेरे को टू अब्रॉड नहीं आता, मेरे को क्या आता है? फ्रॉम अब्रॉड। It refers to the difference between factor income received from abroad की जगह वर्ड बेटर यूज कर रहा है ROW। What do you mean by ROW? Rest of the world. It refers to the difference between the factor income received from rest of the world, and आप खुद से डेफिनेशन बोल सकता है यार, and the factor income paid to the rest of the world। चलो बोलो समझ में आया नहीं आया? Therefore NFIA is equal to, फॉर्मूला बोलिए जल्दी से प्लीज। फीफा माइनस फीटा, ये फ्रॉम का फॉर्मूला है। अगर हम ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा, मैं लिखवाएगा नहीं, टू का फॉर्मूला क्या होता है? फीटा माइनस फीफा, और हम लोग फ्रॉम में ही ऑपरेट करेगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, समझ आया नहीं आया? हम पूरा बात से पूछ रहे हैं। पॉइंट नंबर 12, फीफा। फीफा क्या होता है ये लिखवा रहे। इट रेफर्स टू द
आपको हिंदी वाला डेफिनेशन तो ऑलरेडी पता ही है. इट रेफर्स टू द इनकम अर्न्ड बाय द, कौन कमा रहा है इनकम, जल्दी से बोल दीजिए. बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, हम लोगों का कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट्स जो इनकम कमा रहा है फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ROW मत लिखना एग्जाम में, फुल फॉर्म लिखना. फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. It refers to the income earned by the normal residents of our country from the rest of the world for their factor services. Guys, NFIA clear, FIFA clear. अब एक और क्या वर्ड बच गया, इसी पॉइंट में डालेगा उसको हम लोग. आप लोग को एक्सेल में बोर्ड से जानबूझ काटा, हमको NFIA का डेफिनेशन चाहिए. It refers to the income. It refers to the factor income received from. So it refers to the difference between the factor income received from rest of the world and the factor income paid to the rest of the world. अब FIFA क्या? It refers to the income earned by the residents of our country from the rest of the world for their factor service. Looks good. अब हम लोग क्या जिसका डेफिनेशन लिखेगा? फीड. It refers to the factor income. It refers to the factor income paid to the rest of the world. Sorry, paid to the non-residents. कुछ मिस कर रहा है, गलत बोल रहा है. ठीक ही बोल रहे. It refers to the factor income paid to the non-residents. Paid to the non-residents, मतलब अपना कंट्री का जो लोग नहीं है. Paid to the non-residents. Refers to the factor income paid to the non-resident for their factor services. For the factor services in our country. तो जो नॉन रेसिडेंट को हम लोग इंडिया में पे करते हैं, बेसिकली जो नॉन रेसिडेंट इंडिया से कमाता है. तो फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेसिडेंट्स फॉर द फैक्टर सर्विसेज इन आवर कंट्री. नहीं समझा आप लोग अभी भी? कैसे रिप्लाई कम आया है? क्लियर है आप लोग? NFIA, FIFA, फीटा. NFIA का फुल फॉर्मूला FIFA माइनस फीटा. NFIA का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयर. बोलो समझ आया या नहीं? श्योर है आप लोग? क्या ये क्लियर है? पॉइंट नंबर 30 देखो ना. ओके गाइस, अब आप हमको बताना NFIA का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, अगर आप लोग बता सकते हैं तो. तो NFIA कैन बी पॉजिटिव डैश. NFIA पॉजिटिव कब होगा, ये मेरा क्वेश्चन. FIFA ग्रेटर देन फीटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? FIFA माइनस फीटा. तो अगर FIFA बड़ा है तो NFIA पॉजिटिव होगा. अभी भी नहीं समझा? पर FIFA बड़ा है मतलब क्या बड़ा है, अगर आप लोग ये बता सकते हैं. अरे FIFA बड़ा होना मतलब क्या बड़ा होना? तो हम ये लिख सकते हैं नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम. फिर हम लोग बोल रहे हैं NFIA कैन बी, बोलिए पॉजिटिव के हम क्या लिख रहे हैं? जीरो. जीरो होने के लिए FIFA इज इक्वल टू फीटा is equal to national income is equal to domestic income. और एक केस है NFIA can be what guys? Negative. अगर मैं बोलूं NFIA नेगेटिव है, इसका मतलब है मेरा FIFA is less than फीटा. इसका मतलब मेरा नेशनल इनकम is less than domestic income.
कितना केसेस बना दिया मैंने? 3। क्या आपको तीनों समझ आया है? नहीं बता रहे बोर्ड से, एक बार पहले आप बोलेगा एनएफआई का वैल्यू बताइए जल्दी जल्दी से। फॉर्मूला नहीं, वैल्यूज पूछ रहा है। पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। पॉजिटिव फीफा ग्रेटर देन फीटा, 0 दोनों बराबर, नेगेटिव फीफा लेस देन फीटा। फीफा किसका एक्स्ट्रा कंपोनेंट है? फीटा किसका है? एनएफआई का डेफिनेशन बोलता है it refers to the difference between the factor income received from the rest of the world and the factor income paid to the rest of the world. घुस गया भेजा? कोई डाउट? श्योर है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सम्स में काम आता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें थ्योरी भी आ सकती है इसका। एनएफआईए का कंपोनेंट्स होता है। एनएफआईए का क्या होता है? कंपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है, एकदम याद रखने वाला पॉइंट है ये, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली। कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई, तो इसको समरी में मार्क करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पढ़ने का तरीका बता देता है क्या होगा। मेरा कॉपी समरी सबसे पहले पढ़ा जाएगा हमेशा, नेशनल इनकम जब पढ़ेगा, उसके बाद अपना सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेगा। अब 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर होगा, एक सीए स्टूडेंट के लिए और एक 12 स्टूडेंट्स के लिए। 2 अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, तो आपको अलग अलग अपना करना, पर पहले सारा कंसेप्ट बिल्ड करना है। द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज द सेम एट ऑल लेवल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी चीज को लेकर? पहले हमेशा मेरा कॉपी पढ़ना है, हमेशा, क्योंकि नेशनल इनकम थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाइज कम आता है, हमेशा प्रैक्टिकल वाइज क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हमेशा पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल आंसर सारा मेरा ही कॉपी से आंसर हो पाएगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? आपसे बार बार पूछ रहे हैं क्या आपको क्लियर? आपको याद है मैंने बीच में वो भी लिखवाया है, क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है, मतलब डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नहीं आएगा, नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं, मतलब नेशनल इनकम होगा या नहीं होगा, कौन सा फैक्टर इनकम है, कौन सा ट्रांसफर इनकम है, ये सब बहुत जरूरी है टू मेक श्योर दैट योर कांसेप्ट्स आर स्ट्रांग। क्या यहाँ तक क्लियर है? एनएफआई का वैल्यू क्या क्या होगा आपको समझ में आ गया? तो अब बिफोर वी राइट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई, एक टू फॉर्मूला चार्ट लिख लेते हैं। पहले आप रुक जाइए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डोमेस्टिक इनकम। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? क्योंकि सम करते समय ना कभी भी पहले नेशनल इनकम नहीं निकल के आएगा, पहले हमेशा पता क्या निकालेगा, फिर आपको लेकिन जाना किधर है? अब आप समझ लीजिए, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम का रास्ता, डोमेस्टिक इनकम से किसका रास्ता? फिर एनर्जी नहीं डाला है। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम? वो क्या हो जाएगा? नेशनल का एक्स्ट्रा। तो अगर मैं कभी भी फीफा माइनस फीटा करता हूँ, इट इज एज गुड एज, और मेरा एनएफआई हमेशा क्या एनएफआई होगा? फ्रॉम। फ्रॉम अगर कोई सम में 2 एनएफआई मतलब नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड दिया है ना, अब उसको पहले फ्रॉम बना लो, फिर सम करो। मेरे को एक ही चीज आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। हमेशा पहले फॉर्मूला खोल के लिखो ताकि सम में गलत नहीं हो। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि जो नेशनल इनकम का सम है उसमें कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला डालो, वो फॉर्मूला का वैल्यू ढूंढते रहो, सब दिया हुआ रहता है, कोई मिसिंग फैक्टर नहीं है। फॉर्मूला लिख लो, वो आइटम सम में ढूंढते रहो। अब ट्रिक क्या होगा, वो नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड लिख देगा। आपको मैंने क्या पढ़ा है? फ्रॉम, तो 2 को फ्रॉम कर लो पहले, फिर सम कर लो। फॉर्मूला खोल के लिखना है, सीधा प्लस एनएफआई नहीं लिखना, प्लस फीफा माइनस फीटा लिखना। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? अब उल्टा जाने का, नेशनल का एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या है, उसको हटा दे हम लोग, और डोमेस्टिक का एक्स्ट्रा को ऐड कर देते हैं। तो नेशनल इनकम प्लस फीटा माइनस फीफा इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम प्लस फीफा माइनस फीटा इज इक्वल टू नेशनल इनकम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस। ये हम लोगों का कंसेप्ट नंबर 4 चल रहा है एनएफआई। कंसेप्ट नंबर 1 डोमेस्टिक टेरिटरी, कंसेप्ट नंबर 2 नॉर्मल रेसिडेंट, कंसेप्ट नंबर 3 फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम। आपको कॉपी खोलने का जरूरत नहीं, अगर अपने क्लासेस ढंग से कर रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 4 एनएफआईए। बोलो, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, क्या मैं आगे बढ़ूं? धन्यवाद। ये समझ आया है नहीं है? नहीं, सब फ्रॉम ईच अदर। एनएफआई का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा। अगर मैं लिखता हूं एनएफआईए का फॉर्मूला ये माइनस फीफा प्लस फीटा, तो ये माइनस एनएफआईए बन गया बेसिकली। तो ये हो गया नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड। अगर मैं माइनस साइन डालू और बोलूं नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड, तो उसका फॉर्मूला इज माइनस फीफा प्लस फीटा।
नेगेटिव साइन जुड़ गया। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे माइनस NFIA करने बोल रहा हूँ। कौन सा NFIA? फ्रॉम वाला। मैं नहीं बोला नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर वो तो मैं माइनस नहीं करता, प्लस कर, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज ऑलरेडी नेगेटिव। उसके मतलब टू मत पढ़ो, टू पढ़ेगा यहीं से अभी यही कंफ्यूजन शुरू होगा जो इसको हो रहा है। हम तो कंफ्यूजन में जा ही नहीं रहे, हम एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, फीफा माइनस फीटा विच इज NFIA, पर यहाँ लिख रहा है माइनस फीफा प्लस फीटा, तो इट इज नॉट NFIA, इट इज माइनस NFIA। कौन सा NFIA है ये? फ्रॉम। अगर ये बोले ना टू है तो फिर ये माइनस NFIA नहीं होगा, प्लस NFIA होगा। उसके नाम आपको बोले कि मत बोलो, फ्रॉम ही पढ़ो। सब में भी हम फ्रॉम में कन्वर्ट करवा देगा। हम स्टूडेंट लोग को इधर ही कंफ्यूज होते हुए देखा, तो क्यों हो रहा है देखो, समझो NFIA का फॉर्मूला, अगर हम माइनस फीफा प्लस फीटा करें इट इज माइनस NFIA, और आपको एक ही NFIA आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। टू अब्रॉड बोल के कुछ होता ही नहीं, तेल लेने गया। सब में आएगा तो अरे फॉर्म बनाएगा ना, क्यों दिक्कत ये है? 1 सेकंड लगता है फॉर्म बनाने में, क्या यहाँ तक क्लियर है? नहीं समझा अभी? डाउट है या क्लियर है? अब इस NFIA में खाली एक ही चीज बचा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। गाइस आप लोग को क्लियर नहीं है शायद, प्लीज प्लीज रिप्लाई करो सब लोग यार। पॉइंट नंबर कौन सा होगा गाइस? 15 14 इज दिस फॉर्मूला। आप लोग लिखा है फॉर्मूला? लिखो लिखो फॉर्मूला लिखो प्लीज।
आया हुआ है, रिपीट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ NFI, components of NFI. So there are three components of NFI. कितना component है? Three. What I want you guys to pay attention is there are two words here. One is N, one is N. N का मतलब है net, जितना आया minus जितना गया. F is factor, I is income. तो factor income जितना आया minus जितना गया, उसका components का बात किया. पहला जो आपको मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय को मिल रहा है. ठीक है, तो फैक्टर इनकम हम क्या क्या तरीके से कमा सकते हो? सैलरी विच इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चार है बेसिकली. तो भाई जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है वो पहला कंपोनेंट हो गया. नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज, जो फैक्टर इनकम, जो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज आप अब्रॉड से कमा रहे हो, माइनस जो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज आप नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो. Second is net income from property and entrepreneurship. Net income from what? मतलब मैंने property और entrepreneurship बोला ना, तो rent and royalty cover हो गया क्योंकि property तो वही है. इन entrepreneurship दोनों है, interest and profit. क्योंकि owner क्या कमाता है? Interest and profit. अपने capital पे interest and profit. इतना knowledge सबके पास यहाँ पे होता है. Last point and very important now. ये difficult है. देखो भाई, profit का जो हिस्सा मैं घर ले आया वो हो गया नेट इनकम एंड प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. पर कुछ इनकम ऐसा भी हो सकता है तो मैं बिजनेस में रख लेता हूँ. आई डोंट ब्रिंग बैक टू माय कंट्री, आई री इन्वेस्ट इनटू माय बिजनेस. मतलब मेरा प्रॉफिट 10 लाख रुपया हुआ धंधे से, 10 लाख में से 7 लाख तो मैं घर ले आया. दैट इज द नेट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड कितना रुपया अभी भी धंधा में रहेगी, अभी तो मेरा इनकम है. यस या नो? इस इनकम को हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स. क्या बोलते हैं हम लोग? जो मैंने बिजनेस में रिटेन कर लिया. पर ये बिलोंग किसको करता है? ओनर को, क्योंकि है तो ओनर का ही. ओनर हर 7 लाख लेके आया, 3 लाख वापस से बिजनेस में ही लगा दिया. लाइक अ कैपिटल. कैपिटल जितना रुपया बिजनेस में लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग्स. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्या बता रहे हैं समझाइए. सुना, सम करते समय ना बहुत बार इन लोग NFI नहीं देते, इसका तीनों कॉम्पोनेंट दे देते हैं. तो आपको तीनों कंपोनेंट को जोड़ के NFI निकालना पड़ता है. बस इतना सा चीज है. अब समझा क्यों ये जरूरी है? क्योंकि सम करते समय वो NFI नहीं देगा, तो आपको NFI ढूंढ रहा है, आपको NFI नहीं मिल रहा, आपका दिमाग का बत्ती जलना चाहिए कि हमको क्या चाहिए. इसका 3 कंपोनेंट चाहिए. समझ आया? पहला कंपोनेंट नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज. सेकंड कंपोनेंट नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तीसरा नेट रिटेन, जो मैं लेके नहीं आया हूँ, बिजनेस में ही वापस लगाया, पर है तो मेरा ही रुपया. रिटेन अर्निंग बिलोंग्स टू द ओनर, क्योंकि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बिजनेस में वापस लगा दिया. तो मैं इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमाता हूँ सिनर्जी से, उसका कुछ प्रॉफिट मैं घर लेके जाता हूँ और कुछ प्रॉफिट इसी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा हूँ. भाई आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नहीं समझा तो बोलिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं. क्लियर है आप लोग? तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 8. आप मेरे को अगर पहला कंपोनेंट का नाम बता सकते हो तो जल्दी करें. नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज. मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज. It refers to the definition लिख रहे हैं. It refers to the, पहला कंपोनेंट का नाम बताइए जल्दी से प्लीज. नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज. It refers to the difference between. It refers to the difference between. It refers to the difference between income from it refers to the difference between the income from work received by the
It refers to the difference between the income from the work received by the resident workers working किधर मेरा भाई, working abroad. It refers to the difference between the income from the work received by the residents working abroad and payment made to the, किसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट मेड टू द नॉन रेसिडेंट्स, इंडिया वर्ड यूज नहीं कर सकते हम लोग, वर्किंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या वर्किंग विद इन आवर कंट्री, पर यू कैन नॉट यूज वर्ड इंडिया, हम लोग इंडिया के लिए आंसर नहीं लिख रहे ना मेरा भाई, हम लोग जनरल कंट्रीज के लिए आंसर लिख रहे हैं। एंड द पेमेंट मेड टू द नॉन रेसिडेंट, सॉरी नॉन रेसिडेंट वर्किंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी of our country। क्या कोई क्लियर है क्या? ये अंदर का डेफिनेशन तो अपना वर्ड्स वाला चीज है, ये लर्न नहीं होगा ना तो भी चलेगा, आपको ये याद रखना है। ये तो आप खुद से बना के लिख सकते हैं अंदर का डेफिनेशन, जो रेसिडेंट कहां पे कमाता है, अब्रॉड से, माइनस जो नॉन रेसिडेंट इंडिया से कमाता है, हर जगह लिखना तो यही है एनएफआईए में, उसके लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। क्या ये पहला कंपोनेंट सबको क्लियर हो गया क्या? Moving to the second component. Second component is net income from property and entrepreneurship. Net income from property and entrepreneurship. इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा, ओरली बोलेगा, देखना बोर्ड पे, पहला वाला डेफिनेशन ऊपर वाला को देख के लिखेगा, नहीं लाभ नहीं बन रहा। It refers to the difference between the income from property and entrepreneurship received by the resident from abroad, working थोड़ी बोलेगा, received by the resident from abroad and the payment made to the non-resident, working word use नहीं करना है क्योंकि तो receive ही हो रहा है ना, payment made to the non-resident who has a property and entrepreneurship within our country। अपना वर्ड्स में लिख सकता है डेफिनेशन। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, refers to the difference between the income from property and entrepreneurship received by the resident from abroad and the similar payment made to non-residents। खत्म। and the similar payment made to non-residents। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? लिखवाना है, समझ में आ गया? डेफिनेशन जरूरी नहीं है इसका, और अगर कोई आता भी तो आपको पता लिख सकता है इंग्लिश में, मार्क्स डेफिनेशन का नहीं, मार्क्स उसका हेडिंग क्या है। बताइए कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला सेकेंड नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लियर है? तीसरा नेट रिटेन। तो नेट रिटेन अर्निंग का डेफिनेशन एक बार पहले बोलेगा, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द रिटेन अर्निंग्स ऑफ द रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड द सिमिलर payment made to the non-resident, similar retain earnings of the non-resident। It's okay, यार अपना वर्ड्स में तो खाली कंपोनेंट लिख के छोड़ देते हैं। नॉन रेसिडेंट्स, सॉरी नेट रिटेन अर्निंग्स। क्या क्या? अरे रेंट एंड रॉयल्टी लैंड से कमाता है, लैंड हम लोग का प्रॉपर्टी है। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। प्रॉपर्टी से क्या कमाता है? और कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय हम लोग एम्प्लॉय को पे करता है। रेंट एंड रॉयल्टी किधर? सैलरी है कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय को पे करता है। एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय को क्या रेंट देगा क्या? हमको बताओ तो एक बात। अब एक एक करके सब नहीं बोलेगा, और तीन चार बोलो नहीं। गाइस अब लोग कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय वो होगा जो एक एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉयर को कुछ भी चीज देता है ना, बोनस देता है, कुछ भी देता है, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज। तो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज नथिंग बट इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। क्या तो क्लियर है? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द लास्ट पॉइंट इज नेट रिटेन। दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 16,
पॉइंट नंबर 16 में कंक्लूजन टाइप पॉइंट डाल रहे जितना अभी तक पढ़ा है हमने, इसको मैं सिंपल भाषा में डालूंगा तो डोमेस्टिक इनकम प्लस फीफा माइनस फीटा is equal to national income, which is nothing but plus NFIA. और रिप्लाई इजी रहता है प्लस व्हाट गाइस, और NFI हमेशा फ्रॉम है, टू कुछ होता ही नहीं है, और इस NFI से हम कितना एरो खींचेंगे, क्या क्या है ये बताइएगा। नेट कंपेंसेशन टू व्हाट गाइस, एम्प्लॉइज, नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, उसके बाद नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, net income from property and entrepreneurship, and the last is guys what, net retained earnings. The net compensation to employees, net income from property and entrepreneurship, net retained earnings. रिपीट करना है, क्लियर है गाइस, पूरा लर्न हो गया यहाँ तक। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, NFIA, कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, NFIA का फॉर्मूला, फीफा, फीटा, NFIA का वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये सब सोचना आता है आपको। जरा NFI लिखा, ब्रैकेट में एक चीज लिख देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कब कैसे होता है तो फॉर्मूला देख के समझ जाएगा आप लोग। पॉजिटिव फीफा ग्रेटर देन फीटा, नेगेटिव फीफा लेस देन फीटा, जीरो दोनों बराबर। फीफा एक्स्ट्रा कंपोनेंट है नेशनल इनकम का, फीटा एक्स्ट्रा कंपोनेंट है डोमेस्टिक इनकम। इतना पढ़ाइए, क्या आपके भेजे में घुस गया। अब आज के क्लास में 2 पॉइंट्स और लिखेंगे, देन विल स्टॉप। क्या यहाँ तक सबको लर्न हो चुका है, क्या सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब आइए पॉइंट नंबर 7, कुछ बोल रहा हूँ, जब मैं कल का क्लास स्टार्ट करूंगा मैं ये वाला पार्ट नहीं रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने करवा दिया 2 बार रिवाइज। मैं ज्यूम कर रहा, आपको लर्न हो चुका है। समरी पढ़ के आइएगा, 17 पॉइंट पढ़ना, इज 10 मिनट्स का जॉब, तो बिना पढ़े बिना मत घुसिएगा क्लास के अंदर। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? थैंक यू। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, जिसके कारण हम लोग इनकम कमाते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या कमाते हैं, उस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो रुपया लगता है, बेसिकली वो रुपया है जो हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं। अभी भी क्लियर नहीं है, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बनाते किसके मदद से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो रुपया हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ द गुड। तो मैं से पूछेगा एक गुड का वैल्यू क्या है, मैं बोलूंगा जो रुपया मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट। सुनेगा वापस से एक बार, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का कॉस्ट, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का कॉस्ट या उसका वैल्यू इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट व्हिच वी पे। तो किसको पे करते हैं हम लोग? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसको पे करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। मान लीजिए मेरा एक सामान बनाने का कॉस्ट आया 16 रुपया। कितना रुपया आया? 16। इसमें प्रॉफिट मिला हुआ है बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स योर प्रॉफिट। तो अगर कोई मेरे को बोलता है आप कितने में बेचोगे, तो बोलता मैं 16 रुपए में बेचूंगा। पर प्रॉब्लम क्या है ना, देयर इज अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलता है इसके ऊपर आप सामान 16 रुपए पे नहीं बेच सकते, गुड्स के ऊपर एक टैक्स लगता है, उस टैक्स को बोलते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, व्हिच इज व्हाट काइंड ऑफ अ टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जोड़ना पड़ता है। तो उसने बोला 5 रुपया टैक्स, तो 16 + 5 21, ये टैक्स जुड़ गया। पर गवर्नमेंट आपको 1 रुपया वापस देता है एज अ कंपेंसेशन या फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या वर्ड यूज किया मैंने? क्योंकि वर्ड काम आ जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज सब्सिडीज। तो कितना रुपया आपको गवर्नमेंट को देना है? 5। क्या चीज के लिए? टैक्स पर 1 रुपया मिलना है। सब्सिडीज तो नेट नेट में कितना देना? 4। ये 16 रुपया जो फैक्ट्री में बनाने का कॉस्ट है, इसमें बताओ और कितना रुपया जुड़ेगा? 4। क्योंकि मैं अपना पॉकेट थोड़ी गवर्नमेंट को रुपया दूंगा,
तो मेरा बनाने का कॉस्ट क्या है, जो रुपया मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। पर बाजार में गवर्नमेंट है भाई, वो बोलेगा हम भी तो तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं इतना सारा, उसके लिए कुछ रुपया पे करो, विच इज टैक्स बेसिकली। 16 + 5 - 1, बाजार में जिस दाम पे बिकता है उस दाम को हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। और बनाने का कॉस्ट को क्या कॉस्ट बोलते हैं, सुनाई नहीं दिया, क्या यहाँ तक क्लियर हो गई? बोर्ड पे देखिएगा, फैक्टर कॉस्ट, it refers to the amount, किसको पे कर रहा है, अगर आप ये बोल सकते हो शैल बी ग्रेट। फैक्टर कॉस्ट क्या है, it refers to the amount paid to the factors of production, it refers to the amount paid to the factors of production, it refers to the amount paid to the factors of production। यहाँ पे क्लियर है क्या? तो जो रुपया हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, which obviously also includes profit, that is called as factor cost। पर बाजार में फैक्टर कॉस्ट पे नहीं बिकता है मेरा भाई, बाजार में जिस दाम पे बिकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट वर्ड में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मार्केट प्राइस, इट रेफर्स टू द अमाउंट। आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? मैंने एक गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, उस गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू, उसका दाम बेसिकली वही है जितना रुपया मैंने किसको पे किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हिच इंक्लूड्स मेरा प्रॉफिट। और प्रॉब्लम क्या है, इस दाम पे बाजार पे नहीं बिकेगा, जिस दाम पे वो एक्चुअली बाजार पे बिकता है उस प्राइस को अपन क्या बोलते हैं? इज दिस क्लियर? तो लिखिएगा, इट रेफर्स टू द प्राइस, आई एम सॉरी मार्केट इसका डेफिनेशन में, इट रेफर्स टू द प्राइस at which the product is actually sold, in the market। तो रेफर्स टू द अमाउंट जो हम लोग किसको पे कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। पर बाजार में उस दाम पे नहीं बिकता, बाजार में जिस दाम पे बिकता है उस प्राइस को क्या बोलते हैं, मार्केट। It refers to the price at which the product is actually sold in the market। अब हम लोगों को मान लो फैक्टर कॉस्ट पता है, क्या पता है हम लोगों को, आई वांट टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस। तो जब वो सामान मार्केट पे बिकता है ना, एक चीज दिमाग में याद कर लो, मार्केट में जो प्राइस होता है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, पर मेरा फैक्टर कॉस्ट इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा, पता है क्या टैक्स जोड़ना पड़ेगा, इनडायरेक्ट। ये वो रुपया जो मेरे को गवर्नमेंट को देना है, तो मेरे को गवर्नमेंट से कुछ लेना भी है, वो माइनस कर देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स मैंने प्रोडक्ट पे जोड़ा है, क्योंकि वो मैं अपने पॉकेट से नहीं दूंगा, मैं आपसे लेके गवर्नमेंट को दूंगा, पर गवर्नमेंट मेरे को कुछ रुपया वापस भी तो दे रहा है, तो वो मैं आपसे नहीं लूंगा। दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडीज, व्हिच इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। And the difference between the indirect tax and subsidies is called as net indirect tax। तो हम लिख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट देके इसके नीचे प्लस व्हाट गाइस, NIT। अगर मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज NIT, इट इज नथिंग बट it is the difference between the indirect tax and subsidies। It is the difference between the indirect tax and subsidies। indirect tax क्या होता है, जो टैक्स गवर्नमेंट लगाता है ऑन क्या चीज पे, गुड्स एंड सर्विसेज। indirect tax गवर्नमेंट ऑन व्हाट मेरा भाई, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सब्सिडीज क्या है, सब्सिडी के लिए मैंने एक वर्ड अभी क्लास में बोला था, कोई भी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस और एन इकोनॉमिक असिस्टेंस is called as subsidies। तो subsidies basically the economic assistance जो गवर्नमेंट देता है, और indirect tax वो है जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है on the goods and services। और इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं NIT, net indirect tax। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT is equal to market price। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है क्या? वापस से बोल रहे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का वैल्यू, बनाने का कॉस्ट
दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट। जिस दाम पे सामान बाजार पे बिकेगा, मार्केट प्राइस, अब फैक्टर कॉस्ट पे क्या जोड़ना पड़ेगा और कुछ माइनस करना पड़ेगा टू अराइव एट, ये मैंने पढ़ा। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस indirect taxes is equal to market price, and indirect tax minus subsidy. The difference between indirect tax and subsidy is called as net indirect taxes. मतलब we're gonna plus NIT. Now what is indirect tax? The tax which is imposed by the government on goods and services. What is subsidy? The financial assistance या economic assistance जो government provide करता है। क्या यहाँ तक clear है क्या? हम वेट कर रहे हैं। Clear है? Point number 18 and the last point for the day. ये आप लोग खुद से बोलोगे तो shall be great. ये फैक्टर कॉस्ट है मेरा, नीचे मार्केट प्राइस। आपने फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया, नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस। क्या करोगे अगर आप ब्रेक करके बोलते हैं प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। हमेशा हम फॉर्मूलास ब्रेक करके बोलते हैं, जिसको मैं मिला के क्या बोलूंगा, परफेक्ट। और अगर मेरे को उल्टा जाना, मेरा भाई उल्टा मार्केट से फैक्टर, तो मार्केट इज ऑलवेज एट इंक्लूसिव ऑफ व्हाट, टैक्सेस, तो भी माइनस व्हाट, इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडीज। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस NIT, तो प्लस NIT माइनस NIT। चलिए क्या लगता है, क्लियर है नहीं है? क्लियर। कितना पॉइंट्स कवर हुआ है अपना? 18। ऑल डन। एंड ये NIT इज कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 1 डोमेस्टिक टेरिटरी, कंसेप्ट नंबर 2 सुनाई नहीं दिया, कंसेप्ट नंबर 3 फैक्टर इनकम ट्रांसफरिंग, कंसेप्ट नंबर 4 NFI, कंसेप्ट नंबर 5 NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैन यू गिव मी द फॉर्मूला ऑफ NIT गाइस? फैक्टर कॉस्ट पे अगर आप NIT जोड़ोगे आपको मार्केट प्राइस मिलेगा। NIT इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, उसमें टैक्सेस माइनस NIT, माइनस NIT, एंड माइनस NIT इज नथिंग बट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। यहाँ पे क्लियर है? कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया? 5। 3 और बचता है बिफोर वी गो टू द मेन फॉर्मूलास टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, कल का क्लास सुबह होगा। थैंक यू सो मच।